हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं यूनिट एंड डायमेंशन का 4th लेक्चर लेकर के आया हूं। और जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया था कि यूजेज ऑफ डायमेंशनल मेथड, मतलब डायमेंशनल मेथड का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने बताया था पहला में कि किसी भी फिजिकल फार्मूला को कैसे चेक करते हैं कि वो फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या रॉन्ग है। सेकेंड में मैंने बताया था कि किसी भी यूनिट को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और थर्ड में मैंने बताया था कि किसी भी फिजिकल फार्मूला को डायमेंशनल मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं। और उसी से मेथड से मैंने 2 क्वेश्चन बताया भी था, 2 या 3 क्वेश्चन, और उसके साथ उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। तो जैसा कि देखोगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी न्यू of vibration of a string depends upon tension force F, length of the string L, and mass per unit length L M, then find the physical formula by dimensional method, तो जैसे देखो, सपोज करो कि ये एक यहां पर स्ट्रिंग है, ये 2 एंड पर इसको स्ट्रेच किया हुआ है, और सपोज करो इसमें एक टेंशन फोर्स लग रहा है जिसको F से हम डिनोट कर रहे हैं। यहां पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है। यहां पर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L और मास पर यूनिट लेंथ इसका M है। M मीन्स क्या है, यहां पर मास पर यूनिट लेंथ ये दिया हुआ है। तो यहां पर जैसा कि क्वेश्चन पढ़ करके तुम समझ सकते हो कि फ्रीक्वेंसी इससे जो जैसे इसको अगर हम प्लग करते हैं तो ये क्या करेगा, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। अब वाइब्रेशन से क्या होगा, इसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वही जो वाइब्रेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, तो कहता है कि इसका जो साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होगा, वो फ्रीक्वेंसी न्यू, वो डिपेंड करता है किस पर, तो इसके स्ट्रिंग में जो टेंशन फोर्स है F, उस पर डिपेंड करता है। सेकंड है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दूसरा इसका लेंथ पर डिपेंड करता है, और थर्ड इज ये मास पर यूनिट लेंथ, और ये फिर मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है। तब बोलता है कि ये फिजिकल फार्मूला को डायमेंशनल मेथड से निकालो। तो देखो क्वेश्चन सॉल्यूशन, तो सबसे पहले यहां क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड कर रहा है। तो देखोगे यहां लिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, किस पर, फोर्स पर यानी टेंशन पर। सेकंड है लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, और थर्ड मास पर यूनिट लेंथ M पर डिपेंड कर रहा है। इसके बीच में आप मल्टीप्लाई भी लिख सकते हो ऐसे। अब इस पर कोई पावर नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ भी पावर अपने से यहां पर मान लेते हैं, जैसे A, B और इस पर पावर C, और यहां पर अगर कुछ होता तो उसका पावर D में मानते। अब ऐसा कर लिया, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दिया तो कोई कांस्टेंट दे दिया K, तो F का पावर A, L का पावर B और M का पावर C। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम इसको बारी बारी से जितने भी हम यहां पर फिजिकल क्वांटिटी है सबका हम लोग डायमेंशन निकालेंगे, लिखेंगे। तो जैसा कि देखो न्यू का डायमेंशन मैं L लिख दिया, न्यू का डायमेंशन होता है T-1। न्यू यहां पर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T-1 लिखते हैं। यहां K तो यहां पर डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसको ऐसे ही हटा दिया। F यहां पर फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन लिखते हैं ML T-2, और जिसका जो पावर है उस पर लिखते चलेंगे। फिर देखोगे एल तो यहाँ लेंथ है, लेंथ का पावर बी। एम यहां पर है
m है मास पर यूनिट लेंथ, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml-1। तो ये m का डायमेंशन लिख दो ml-1, इसका पावर c। अब इसको सोल्व करो, तो इसका पावर को बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो m का पावर a, l का पावर a, t का पावर -2a, l का पावर b, m का पावर c और l का पावर -c। दिस इज, फिर फर्दर मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ m यहाँ 2m है, तो दोनों का पावर को ऐड करेंगे, तो यहाँ m का पावर a प्लस c। इसी तरह से यहाँ l देख रहा है कितने जगह है, 3 टाइम्स है, तो तीनों l के जगह पर एक l लिखेंगे और ये तीनों का पावर को ऐड कर देंगे, तो a प्लस b और -c। फिर t सिर्फ एक ही जगह है, तो t का डायमेंशन मैं 2a लिख दिया। दिस इज, अब यहां देख सकते हो और RHS में m l t तीनों है और LHS में सिर्फ t है, तो इसका मतलब m और l अलग से यहां लिखना पड़ेगा, तो यहां पर लिख दिया मैंने m का पावर 0, l का पावर 0। अब मैं यहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाऊंगा, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम लोग को पता है कि ये सिमिलर टर्म्स का डायमेंशन क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, तो यहाँ m का डायमेंशन m के बराबर होगा, यानी कि यहाँ a प्लस c इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट l का डायमेंशन के इक्वल होगा, यानी कि a प्लस b माइनस c दिस इज इक्वल टू 0। ये अगर कह सकते हो पहला नहीं, ये सेकेंड, ये थर्ड, ऐसा कर सकते हो। और फिर t का डायमेंशन t के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर -2a दिस इज इक्वल टू -1, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर देख सकते हो a का वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो a का जब वैल्यू निकल गया है तो a का वैल्यू अब मैं पहला में रख, यहाँ सेकेंड में रख देता हूँ, तो a प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, तो इसलिए c इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। a को उधर लेके गया, a का वैल्यू यहाँ 1/2 है, इसको उधर कर दिया तो ये हो गया -1/2। ऑल्सो अब इसमें देखो ये थर्ड वाला में मैं a और c दोनों का वैल्यू रख रहा हूं, तो यहां पर देखो a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 है। a का वैल्यू मैं अभी निकाला था 1/2, b का वैल्यू पता नहीं है, c का वैल्यू यहां पर है -1/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और इसको उधर लेकर के जाएंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा -1, दिस इज। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि a b और c तीनों का डायमेंशन निकल चुका है। अब बारी बारी से मैं पहला इक्वेशन में ये a b c का वैल्यू पुट कर दूंगा, तो आप इतना नोट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम लोग a b c तीनों का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे। जैसा कि देखोगे न्यू इज इक्वल टू था k इंटू एफ का पावर a, l का पावर b और m टू दी पावर c। अब यहाँ पर a b c का डायमेंशन मैं रख रहा हूँ, तो पीछे से a का डायमेंशन मैं निकाला था, आया था कितना 1/2। l यहाँ पर l टू दी पावर b का वैल्यू निकला था -1 और c का वैल्यू निकला था 1/2। अब यहाँ पर देख सकते हो इसको l माइनस है और ये भी माइनस पावर है, दोनों को नीचे लेकर के आया, तो k डिवाइडेड बाई l और यहाँ पर f बाई m टू द पावर होल पावर यहाँ पर 1/2 लिख सकते हो। और ये आपका निकल करके आ रहा है फार्मूला k बाई एल रूट अंडर f बाई m, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला। अब हम लोग को पढ़ना है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल मेथड। वैसे तो डायमेंशनल मेथड में कोई लिमिटेशन नहीं होता है, लेकिन देयर आर मेनी लिमिटेशंस इन द कैलकुलेशन ऑफ क्या डायमेंशनल फार्मूला, सॉरी इन द कैलकुलेशन ऑफ फिजिकल फार्मूला। जैसा कि अभी हम लोग फिजिकल फार्मूला निकाल रहे थे, तो फिजिकल फार्मूला निकालने में इसमें बहुत सारा लिमिटेशंस है जो कि आपको आगे मैं बता रहा हूं।
तो इसमें फर्स्ट आपका लिमिटेशन है, फर्स्ट जैसा कि मैंने पीछे जो फार्मूला लिख रहा था, एफ इजकल टू के इंटू रूट अंडर एल बाई जी, दिस इज। अब यहां पर देखोगे, यहां पर ये जो वैल्यू है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू अगर फार्मूला में निकाला जाए तो के का वैल्यू 2 पाई आता है। लेकिन इस मेथड से मैं कह सकता हूं कि सिर्फ इसका के वैल्यू आता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू 2 पाई हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड हम लोग किसी भी फिजिकल फार्मूला में जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है उसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका है कि ये डायमेंशनल मेथड सिर्फ पावर फंक्शन के लिए वैलिड है, जिसका वेरिएबल्स मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, मल्टीपल फॉर्म में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इतना लिख सकते हो, के इंटू एम का पावर ए, भी का पावर बी और आर का पावर सी, ऐसा होना चाहिए। यानी ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम इसका फार्मूला को निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा दे दिया के इंटू एम प्लस भी प्लस आर का पावर सी, तो ये प्लस प्लस करके दे रहा है, तो इस केस में हम एग्जैक्ट फॉर्म में फार्मूला को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इसका लिमिटेशन है, क्योंकि ये कोई भी मेथड ऐसा होना चाहिए कि जैसा फार्मूला है एग्जैक्ट फॉर्म में वैसा ही वो क्या करे, कैलकुलेट कर दे, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। ये सिर्फ पावर फंक्शन के लिए वैलिड है, जिसका वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है। तो ये इसका दूसरा लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन की अगर बात करें तो थर्ड में है कि जैसे ऑन इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, कहता है कि मास, लेंथ और टाइम ये तीनों का जब डायमेंशन को इक्वेट करते हैं तो इस केस में सिर्फ हम लोग को 3 ही इक्वेशन ऑब्टेंड होता है। ओनली 3 इक्वेशंस आर ऑब्टेंड, सिर्फ 3 इक्वेशन ऑब्टेंड होता है। यानी कि अगर कोई भी फिजिकल फार्मूला मोर देन 3 वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा तो उस फार्मूला को हम लोग डायमेंशनल मेथड से नहीं निकाल सकते हैं। तो ये भी इसका लिमिटेशन है। और फोर्थ में लिमिटेशन है द फार्मूला रिलेटेड टू, इसका चौथा लिमिटेशन है कि द फार्मूला रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैनॉट बी कैलकुलेटेड। जैसा कि यहां पर देखोगे, जैसे यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल में जैसे लिख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, इस तरह से। तो जो जिस फार्मूला में साइन, कॉस, टैन ये सब अगर आ गया तो उस फार्मूला को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, और p यहाँ लेंथ है और ये भी लेंथ है, कट करके ये 1 हो जाता है। यानी कि ये साइन थीटा, कॉस थीटा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो सब डायमेंशन लेस होता है, और ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसलिए अगर ये किसी फार्मूला में रहेगा तो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरह से आप देख सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसे कहते हैं e⁻ bx, ऐसे e⁻ bx का टर्म होता है। तो ये पूरा जो होता है ना, ये भी डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस। अब ये डायमेंशन लेस है तो फिर ये भी अगर किसी फार्मूला में रहेगा तो हम डायमेंशनल मेथड से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन जैसे log bx ऐसा है, तो ये भी डायमेंशन लेस होता है। यानी कि किसी भी फॉर्मूला में अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है या लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उस फार्मूला को हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। उसमें हमारा अगर निकलेगा भी तो उसमें साइन थीटा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो e⁻ है या लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका वैल्यू उसमें नहीं निकल पाएगा। तो ये आपका ये चौथा लिमिटेशन है। नेक्स्ट, पांचवा लिमिटेशन आपका है इस फार्मूला से, इस मेथड से एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ फार्मूला को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि देखोगे
जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज, या ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पर देखोगे इसमें प्लस प्लस करके, ये देखो बीच में प्लस आ गया, अगर यहां पर मल्टीप्लाई होता तब ये एक ही बार में इसको कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन यहां पर प्लस प्लस में आ गया, यानी ये एक अलग टर्म हो गया और ये एक अलग टर्म हो गया। तो इस केस में अगर हम इसका डायमेंशनल मेथड से निकालते हैं तो एक बार एस इज इक्वल टू यू टी निकलेगा और एक बार एस इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर निकलेगा। मतलब एक ही बार में ये डायरेक्ट इस फॉर्म में हम डायमेंशनल मेथड से फॉर्मूला को नहीं निकाल सकते हैं। तो ये आपका 5th लिमिटेशन है डायमेंशनल मेथड का। तो जैसा कि आप लोग देख लेना, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट, द displacement of the particle depends upon time is given by x is equal to a plus bt plus ct square plus dtq. Then find the dimension of A, B, C and D. This is. तो नेक्स्ट यहां पर देखोगे मुझे ये फॉर्मूला दिया हुआ है, x इज इक्वल टू ए प्लस बी डी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यू। अब इसमें मुझे ए बी सी डी का डायमेंशन निकालना है। जैसा कि यहाँ पर x डिस्टेंस है और यहाँ पर t टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर देखोगे चूंकि ये डायमेंशनली ये फॉर्मूला करेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर ये फॉर्मूला को करेक्ट होना है तो उस केस में ये प्रत्येक टर्म, चूंकि ये प्लस प्लस से ऐड किया गया है, तो प्रत्येक टर्म का डायमेंशन वो इसके बराबर होना चाहिए। तो ये इसी कंसेप्ट का मैं बारी बारी से यूज करूंगा। तो हियर a इज इक्वल टू लिखूंगा x, क्योंकि a का जो डायमेंशन होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। तो ये a इज इक्वल टू x लिख दिया। अब यहां से x डिस्प्लेसमेंट है तो इसका a निकाल दिया। इसी तरह से अगर ये फॉर्मूला करेक्ट होना है तो ये प्रत्येक का ये जो डायमेंशन है वो प्रत्येक बारी बारी से ये सब x के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर मैं कर रहा हूं ऑल्सो बी टी इज इक्वल टू एक्स, और यहां से मैं b निकालूंगा, तो x बाई टी और दिस इज l बाई टी, और ये निकल करके आ रहा है एल टी माइनस 1। ऑल्सो यहां पर देखोगे इसको इक्वेट कर रहा हूं तो सी टी स्क्वायर का भी डायमेंशन x के बराबर होना चाहिए, और यहां से c इज इक्वल टू एक्स बाई टी स्क्वायर, दिस इज l और t का टी स्क्वायर लिखूंगा, ऊपर कर दूंगा तो एल टी माइनस 2। ये आपका c का डायमेंशन निकल करके आ रहा है। ऑल्सो यहां पर डी टी का q, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या, डायमेंशन ऑफ x, और हियर d इज इक्वल टू होगा x बाई टी क्यू, और x यहां डिस्प्लेसमेंट है तो l लिख दिया, t का यहां t का पावर 3 t टाइम है, इसको ऊपर कर दिया तो ये निकल करके आ रहा है एल टी माइनस 3। तो ये आपका ए बी सी डी का डायमेंशन निकल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन टाइम इज गिवन बाय। यहां पर देख रहा है कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, और उसका इक्वेशन यहां पर दिया हुआ है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर सी टी क्यू बाई डी प्लस टी। तब यहां पर
ए बी सी डी का यहां पर डायमेंशन निकालना है। यहां पर v वेलोसिटी है और t टाइम है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी एंड डी। ऐसा है। अब यहां पर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देखो यहां पर दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया गया, ये सब तो दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सबट्रैक्ट तभी किया जा सकता है जब दोनों का डायमेंशन क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां पर मैंने चूंकि ये पूरा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये बारी बारी से इसका डायमेंशन इसके बराबर होगा, फिर इसका डायमेंशन भी इसके बराबर होगा, फिर ये पूरे का डायमेंशन भी इसके बराबर होगा। तो इसी कंसेप्ट का मैं यूज कर रहा हूं। तो हियर ए टी इज इक्वल टू क्या, भी, और यहां से ए निकाल लिया तो भी बाई टी। भी वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन, और ये टी है, टी को ऊपर कर लो तो ये एल टी माइनस टू निकल करके आ रहा है। दिस इज, ये आपका ए का डायमेंशन निकल चुका है। ऑल्सो अब यहां पर मैं बी टी का स्क्वायर को इसके इक्वल कर दूंगा, तो यहां पर बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी, और यहां से मैं बी निकाल रहा हूं तो भी बाई टी स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन और टी स्क्वायर, ऊपर करेंगे तो एल टी माइनस थ्री। दिस इज, ऐसा निकलेगा। ऑल्सो अब यहां पर देखोगे इसका, तो अब बारी है इसका पूरे का डायमेंशन हम इसके बराबर कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका पूरा का डायमेंशन कर दिया इसके बराबर तो इसमें दो वेरिएबल है सी और डी, और एक ही टाइम में इक्वेशन तो एक ही आएगा इन दोनों को इक्वेट करने से, तो एक ही बार में सी और डी दोनों का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं इसमें कंसेप्ट यूज करूंगा, जैसे देखो यहां पर डी और प्लस टी किया गया है, मतलब डी में टाइम को ऐड किया गया है, और हम जानते हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सबट्रैक्ट तभी किया जाता है जब वो दोनों का डायमेंशन आपस में इक्वल होता है। तो यहां पर d और t दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा, तो मैं इसको दोनों का डायमेंशनली इक्वल कर रहा हूं। तो हियर d इज इक्वल टू टी लिखूंगा, और t का तो डायमेंशन टाइम है, तो ये d का डायमेंशन निकल चुका है। अब ऑल्सो अब मैं क्या करूंगा, अब ये पूरे का डायमेंशन मैं इसके बराबर इक्वेट कर दूंगा। तो हियर सी टी क्यू डिवाइडेड बाई डी प्लस टी इज इक्वल टू, यहां पर लिख सकता हूं वी वेलोसिटी। अब यहां पर देखो डी और टी, डी तो डी भी टाइम का डायमेंशन है, टाइम ही है, तो डी के जगह पर मैं भी टी लिखूंगा, तो यहां पर हो जाएगा क्या, सी टी क्यू डिवाइडेड बाई डी, इसका टी लिख दिया और इसका भी टी लिख दिया, तो ये टू टी, ये वी, एक ये कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पर आपका आ रहा है सी का डायमेंशन, तो c का वैल्यू निकल करके आएगा 2vt डिवाइडेड बाई टी क्यू, और यहां पर निकलेगा v बाई टी स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन लिख सकते हो तो एल टी माइनस वन, और ये t का पावर 2, इसको ऊपर लेकर के जाओ तो एल टी माइनस थ्री। तो ये इस तरह से आपका ए बी सी डी तीनों का डायमेंशन, ऑल 4 का डायमेंशन निकल चुका है। तो आप ऐसे इसको बना सकते हो। नेक्स्ट, इन द वेंडर वाल इक्वेशन, P प्लस ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। जैसा कि ये क्वेश्चन देख रहे हो, इसमें है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू एन आर टी। यहां पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, V यहां पर ये दोनों जो V है वो वॉल्यूम है,
ए और बी का हम लोग को डायमेंशन निकालना है। यहाँ n नंबर ऑफ मोल है, r रियल गैस कांस्टेंट है और यहाँ पर T टेम्परेचर है। तो इसको ये इस फार्मूला को देखते हुए हम लोग को ए और बी का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो देखोगे यहाँ सिंपली हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर P प्रेशर है और V वॉल्यूम। अब इसमें देखोगे तुम, इसमें क्या है, ये P अब प्लस A/V², ये दोनों को ऐड किया गया है। और हम लोग जानते हैं कि दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड तभी किया जा सकता है जब दोनों डायमेंशनली क्या होता है, इक्वल होता है, डायमेंशनली सेम होता है। तो यहां पर देख सकते हो ये और ये दोनों को ऐड किया गया, इसका मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहां पर मैं कर देता हूं, तो हियर P इज इक्वल टू लिखूंगा A/V², और यहां से A निकालूंगा तो PV²। P यहां पर प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन लिख दो mL-1 और T-2, दिस इज। अब V वॉल्यूम है, वॉल्यूम का होता है LQ का पावर स्क्वायर। तो यहां पर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो ये 3 2 6 है, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, यानी mL5 और T-2, ये आपका A का डायमेंशन निकल चुका है। नेक्स्ट, इसी तरह से यहां पर देखोगे इसमें से इसको माइनस किया गया है, इसका मतलब ये दोनों का आपस में डायमेंशन इक्वल होगा, तभी तो हम लोग माइनस कर सकते हैं। तो दिस इज B माइनस, यहां पर लिख सकते हैं B इज इक्वल टू क्या, V। अब V तो यहां पर लेंथ होता है, वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम का LQ लिख दिया मैं, ऐसा होगा। तो इस तरह से B का भी डायमेंशन निकल चुका है। दिस इज नेक्स्ट, नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इफ वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड फोर्स F are taken to be fundamental quantity, then find the dimension of mass, length, time and Young's modulus। यहां पर आप देख सकते हो, कह रहा है कि यहां पर वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a और फोर्स F, ये तीनों को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी मान लिया जाए, ऐसे हम लोग ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी, ये फोर्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसमें मान लिया जाए कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स अगर यही तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आपको मास, लेंथ, टाइम और यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले यहां पर चूंकि डायमेंशन निकालने का हमारा टेक्निक क्या था कि किसी भी फिजिकल फार्मूला को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में निकालते थे डायमेंशन। तो उसी तरह से यानी कि जो डायमेंशन निकलेगा उसमें सात फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए आपको ये तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी दिया गया है। कौन कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है? तो यहां पर v है, एक्सेलरेशन और फोर्स, यही तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस क्वेश्चन के लिए आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, यही तीन फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी कि हम किसी का भी डायमेंशन निकालेंगे इसमें, तो उसका डायमेंशन में ये तीन के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए यही तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहां पर जैसा कि देखो
मास। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेथड फर्स्ट, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ना फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सबको बारी बारी से मैं डायमेंशन लिखूंगा। तो जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन कितना होता है, तो एल टी माइनस वन। एक्सेलेरेशन का डायमेंशन कितना होता है, तो ये होता है एल टी माइनस टू। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन कितना लिखोगे, तो एम एल और टी माइनस टू। दिस इज, ये आपको बारी बारी से तीनों का डायमेंशन लिख दिया। अब मुझे एम एल और टी का डायमेंशन निकालना है। तो यहां पर ये देख सकते हो, इधर वाला को तो किसी को हटाना नहीं है, मेनली हमको इधर वाले को रिमूव करना है। तो ये तीनों को देखते हुए हम किसमें किससे डिवाइड कर दें या किसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, कि ताकि इधर से हमारा बाकी सब वैल्यू कट जाए और कोई एक वैल्यू निकल जाए। एम एल टी में से किसी एक वैल्यू को पहले निकालेंगे। तो जैसा कि देखो, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि भी में ए से डिवाइड कर रहा हूं। तो हियर भी बाई ए करूंगा तो एल टी माइनस वन और एल टी माइनस टू, यहां से एल एल कटा और ये ऊपर जाएगा तो ये टी बचेगा। यहां से टी का डायमेंशन निकल चुका है, टी यहाँ वन पावर है, इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये भी और ए का पावर हो जाएगा माइनस वन। यहां पर टी का, टाइम का डायमेंशन आपका निकल चुका है। अब जब टाइम का डायमेंशन निकाल चुके हैं तो इससे ही हम क्या करेंगे, एल का डायमेंशन निकाल लेंगे। जैसा कि देखो ऑल्सो, तो v इजकल टू मैं लिख सकता हूं एल टी माइनस वन। अब यहां से l निकाल लो तो l इजकल टू आएगा v बाई टी माइनस वन। टी को ऊपर कर दो तो v इंटू टी। टी का वैल्यू मैं ऊपर से निकाला हूं ये चीज, तो टी का वैल्यू यहां पर रख दो। चूंकि यहां पर आप कह सकते हो लेंथ में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो होना चाहिए, फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन यहां टी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो जब टी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है तो इसको हमको चेंज करना होगा इसके टर्म में। तो मैं देखो यहां पर टी का डायमेंशन ऑलरेडी निकाल चुका हूं इसी के टर्म में, है ना। तो ये टी का डायमेंशन यहां पर रख दूंगा। तो यहां पर देखो v और टी का डायमेंशन वी ए माइनस वन, और दिस इज, ये आपका निकल करके आ रहा है वी ए स्क्वायर ए माइनस वन। दिस इज, यही है एल का डायमेंशन। ऑल्सो एल का डायमेंशन हो चुका है। अब मैं मास का डायमेंशन निकालूंगा, तो इससे निकाल लेता हूं। इसमें क्या करो, एफ बाई ए से डिवाइड कर दो। अगर तुम चाहो तो इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। जैसे एम है, एल और टी का वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, दोनों का वैल्यू रख दूंगा तो यहां निकल जाएगा एम का वैल्यू। लेकिन ऐसे डिवाइड करने से इजी होगा। तो यहां पर देखो एफ बाई ए डिवाइड कर रहा हूं, एफ बाई ए, तो दिस इज एम एल टी माइनस टू, और यहां है एल टी माइनस टू। ये दोनों तो कैंसिल, यहां से बच गया एम, और इसको ए को ऊपर लेकर के जाएंगे, इतना इजकल टू एम आया, तो एम इजकल टू आ जाएगा एफ में ए टू द पावर माइनस वन। तो ये आपका एल, एम एल और टी तीनों का डायमेंशन निकल चुका है। ऐसा है। नेक्स्ट, अब मुझे यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन निकालना है। तो ऑल्सो फॉर यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस का हम लोग डायमेंशन जानते हैं, नहीं अगर जानते हो तो पीछे से आप देख लेना, पीछे से मैं निकाल चुका हूं। तो डायमेंशन यंग्स मॉडुलस का होता है एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। ये फोर्स का जो प्रेशर का डायमेंशन होता है। तो यहाँ ये यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन मैं पहले लिख दूंगा एम एल टी के टर्म में। अब यहां पर देखोगे एम एल और टी तीनों का वैल्यू, तीनों का डायमेंशन हम इस फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में निकाल चुके हैं। तो वो एम एल टी तीनों का वैल्यू यहां पर पुट कर दो तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे y इजकल टू क्या आ जाएगा m, तो m का यहां पर कितना निकाला था एफ ए माइनस वन, फिर l का कितना है, तो l यहां निकला है v टू ए माइनस वन का पावर माइनस वन, और इन टू टी, तो टी का यहां पर है भी ए का पावर माइनस वन का पावर माइनस टू। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा,
ये आ रहा है एफ ए माइनस 1 भी माइनस 2 ए 1 माइनस 2 ए का पावर 2, एफ यहाँ ए कैंसिल हो गया, ए का पावर 2 और ये भी का पावर 4। दिस इज, ये आपका यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन निकल चुका है। एफ ए टू द पावर 2 और भी टू द पावर माइनस 4, ये आपका डायमेंशन निकल चुका है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट यहां पर देखो मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे कि सपोज करो यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास कौन कौन है, वी, ए और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स है। तो यहां पर यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन निकालते समय हम ये कह सकते हैं कि हियर यंग्स मॉडुलस इज डिपेंड्स अपॉन दिस फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि यंग्स मॉडुलस यहां पर वेलोसिटी v पर, एक्सेलरेशन a और फोर्स F पर डिपेंड करता है, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन हम लोग को इसी के टर्म में निकालना है ना। तो जब इसी के टर्म में निकालना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यंग्स मॉडुलस सपोज कर लो कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स पर डिपेंड कर रहा है ऐसे। अब इसका कुछ पावर मान लो b, c। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो y इक्वल टू यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया प्रोपोर्शनलिटी साइन और एक कांस्टेंट दे दिया k। तो v टू द पावर a का पावर b और f का पावर c। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर इसको बारी बारी से सबका तुम वैल्यू लिखोगे। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन कितना होता है, m l माइनस 1 और t माइनस 2। दिस इज k का तो डायमेंशन होता नहीं है, हटा दो। b वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1 टू द पावर a। एक्सेलरेशन होता है एल टी माइनस 2 और b पावर, और इंटू f फोर्स है तो m l t माइनस 2 का पावर c। ऐसे कर देंगे। अब यहाँ से बारी बारी क्या करो, सबको पावर को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर l का पावर a, t का पावर माइनस a, l का पावर b, t का पावर माइनस 2b इंटू m टू द पावर c, l टू द पावर c और t माइनस 2c। अब यहाँ पर क्या करते हैं, पहले m देखते हैं। तो m एक ही जगह है, m का पावर c। l कितना है, तीनों l को एक जगह लिख करके सबका पावर को ऐड करेंगे। तो a प्लस b प्लस c। t यहाँ पर देख लो तो माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। दिस इज, और इधर से लिखेंगे m l माइनस 1 t माइनस 2, यही है। अब यहाँ पर देखोगे लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग को बताता है कि LHS का सिमिलर टर्म्स का पावर RHS के सिमिलर टर्म्स के पावर के बराबर होता है या डायमेंशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी 1 है, m का डायमेंशन दोनों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ c इक्वल टू 1 आ गया। नेक्स्ट l का पावर यहाँ l के पावर के बराबर करोगे तो ये आ रहा है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट है माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। ये कितना के बराबर आएगा यहाँ पर, तो t का पावर t के बराबर होगा, यानी माइनस 2 के बराबर होगा। अब ये चाहो तो तुम लोग इसको ऐड भी कर सकते हो। तो ये चलो ये दोनों को ऐड कर दिया, सेकेंड और ये थर्ड ले लिया। अब ये दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल। अब यहाँ से निकल करके आ रहा है माइनस 2b में से b गया तो यानी माइनस b और ये माइनस c इजकल टू माइनस 3। और देखोगे यहाँ c का वैल्यू 1 है तो माइनस b माइनस 1 इजकल टू माइनस 3, b प्लस 1 इजकल टू माइनस 3 and b is equal to 2. Next, also from equation second क्या है, तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c इक्वल टू माइनस 1 है ना। c का वैल्यू और a का वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, सॉरी c और b का वैल्यू रखोगे। तो a और b का वैल्यू यहाँ 2 है और c का वैल्यू कितना है 1 है। दिस इज माइनस 1,
यानी ए इज इक्वल टू यहाँ पर निकल जाएगा 4। ये आपका ए बी सी तीनों का वैल्यू निकल करके आया है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, ए बी सी का वैल्यू तीनों का इसमें फर्स्ट इक्वेशन में रख दूंगा। तो यहाँ पर देखोगे y इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा के, अब भी का पावर यहाँ ए का वैल्यू कितना निकाला है -4, ए का पावर b है, b का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो a टू दी पावर 2, एफ का पावर c है, c का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो इतना। अब यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन जो ये k कांस्टेंट है उसको हटा देंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा v -4 a टू दी पावर 2 और f। तो ये आपका यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन निकल चुका है। तो इस तरह से आप लोग डायमेंशन निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c Planck's constant h and gravitational constant g are taken to be fundamental quantity, then find the dimension of mass, length and time। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग को वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ये तीनों को फंडामेंटल क्वांटिटी इस क्वेश्चन के लिए माना गया है। तो मुझे मास, लेंथ और टाइम का डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, तो ध्यान से देखोगे, चूंकि यहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट c, प्लैंक्स कांस्टेंट h और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी इस क्वेश्चन में अगर मुझे मास का डायमेंशन निकालना है, मास, लेंथ, टाइम का, तो उसमें वो मास का या लेंथ का या टाइम का किसी का भी डायमेंशन में ये तीन फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ तीनों का डायमेंशन लिखूंगा बारी बारी से। तो यहाँ पर c इज इक्वल टू, c वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt -1, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट का अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप ऐसा कर सकते हो। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन तो E इज इक्वल टू होता है ना h न्यू, तो यहाँ से h निकाल दिया E बाई न्यू, और E होता है ml2 t-2 और t-1 ऊपर जाएगा तो ये ml2 और t-1 आ जाएगा। तो इस तरह से ml2 और t-1 ये डायमेंशन निकल करके आ रहा है, ml2 t-1। फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। g इक्वल टू होता है f r² और डिवाइडेड बाय m1 m2। तो यहाँ ml t-2 l² mm, एक m तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर निकाल सकते हो m का पावर 1, l का पावर 3 और t-2 दिस इज। तो यहाँ से इसका g का डायमेंशन लिख दो m-1, l का पावर 3 और t-2 दिस इज। अब यहाँ पर देखोगे, इसको हम लोग ये c, h और g है, तो इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। मुझे इस राइट साइड वाला वैल्यू को देखना है कि मैं किसी दो या को मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐसा कर दूं कि एम एल टी में से कोई दो कैंसिल हो जाए और किसी एक का यहाँ पर एम एल टी में से डायमेंशन निकलना चाहिए। तो आप जैसा कि देख रहे हो, मैंने यहाँ पर कर रहा हूँ क्या कि c इंटू एच डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पर देखोगे c इंटू एच करने से इसका वैल्यू आ रहा है ml3 और t-2, और यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा इतना ml3 t-2। तो यहाँ पर देख सकते हो l3 t-2 ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर जाएगा तो m का पावर कितना आ रहा है 2। अब इसको m का डायमेंशन निकालूंगा, तो m इज इक्वल टू, अगर पावर ये m स्क्वायर है तो इसको सी एच और जी का पावर ऊपर लेकर के जाऊंगा तो -1 होगा, इसका पावर 1/2 कर दूंगा, और यहाँ से m का डायमेंशन निकल करके आ रहा है इतना हाफ
h का पावर हाफ और g का पावर माइनस हाफ। दिस इज, ये यहां पर मास का डायमेंशन निकल चुका है। ऑल्सो अब मास का डायमेंशन निकाल चुके हैं हम लोग। अब मैं क्या करता हूं कि h बाई सी कर देता हूं। ऑल्सो h बाई सी, तो यहां h बाई सी करोगे तो ये एम एल स्क्वायर और टी माइनस वन, और यहाँ एल टी माइनस वन, तो यहां से देख रहा हो टी टी कैंसिल हो गया, एक एल कैंसिल हुआ। यहां से मुझे एल निकालना है, तो एल यहाँ इतना इक्वल टू मैं लिख सकता हूं ना इतना, यहां से एल निकालो तो एल इक्वल टू होगा एच सी माइनस वन ऊपर कर दिया, एम नीचे आएगा, एम से डिवाइड कर दो ऐसे। अब यहाँ एम का वैल्यू जो ऊपर में निकाला हूं इसको रख देता हूं यहाँ पर एच सी माइनस वन, और यहाँ c का पावर 1/2, h टू दी पावर 1/2 और g का पावर माइनस 1/2, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से बारी बारी से इसको सबको ऊपर कर लो, तो ये वैल्यू आपका निकल करके आ रहा है h, यहाँ 1 पावर है, इसको हाफ ऊपर माइनस करोगे तो h का पावर बचेगा हाफ, c का पावर ऊपर में -1 है, ये हाफ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा c का पावर -3/2, और g का पावर हाफ है, माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन निकल करके आ रहा है लेंथ का, यानी लेंथ का डायमेंशन निकल चुका है। इस डायमेंशन में आप देख सकते हो कि एच सी जी ये तीनों के अलावा कोई दूसरा नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट, अब मैं यहां c इक्वल टू लिख सकता हूं एल टी माइनस वन, यहां से इसको ऐसे लिख सकता हूं एल बाई टी, टी को इधर कर दो तो टी इक्वल टू निकल करके आ रहा है एल बाई सी, और एल का डायमेंशन मैं अभी निकाला हूं यहां पर h टू दी पावर 1/2, c टू दी पावर -3/2 और g टू दी पावर 1/2 बाई c का पावर 1, इसको ऊपर कर लो तो दिस इज t इक्वल टू निकल करके आ रहा है h का पावर 1/2, c का पावर -5/2, 1 ऊपर गया तो ये माइनस होकर के इतना आ जाएगा, और g का पावर 1/2। ये आपका t टाइम का डायमेंशन निकल चुका है। इस तरह से बारी बारी से मैं तीनों का डायमेंशन निकाल चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखोगे, इन द न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, in the new system of unit, if unit of mass is 10 kg, unit of length is 20 meter and unit of time is 5 seconds, then find the value of 100 joule of energy into न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में इसका डायमेंशन निकालना है। तो देखोगे यहां पर मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां पर देख रहे हो क्या कि केजी पर, यहां केजी का यूनिट लिया गया है क्या 10, मतलब पहले लिया जाता था 1 केजी को मास का यूनिट लिया जाता था, और 1 मीटर को मास का यूनिट लेते थे, और यहां पर 1 सेकंड को लेते थे मास का यूनिट। लेकिन यहां पर सारा चीज चेंज हो चुका है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से देखोगे यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर 100 जूल इतना इक्वल टू लिख सकता हूं 100, और जूल क्या है? तो जूल का यहां पर जूल एनर्जी है, और एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2। तो इसी का हम लोग ये केजी मीटर, इसका लिख सकते हैं केजी मीटर, और पर सेकेंड लिख सकते हैं स्क्वायर। तो यहां पर ये जूल के जगह पर मैं लिख रहा हूं 1 kg, 1 मीटर, 1 सेकेंड, और जिस पर जो पावर है यहां पर लिख दो ऐसे। ये
100 तो था पहले से, वो लिख दिया, और जूल के जगह पर मैं इतना लिख दिया, इसको डायमेंशन को देखते हुए। ये यहां पर जूल जिसका भी, जैसे यहां पर अगर न्यूटन रहता तो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, तो सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन लिखता, और वहां पर फोर्स के अनुसार ये सबका वैल्यू यहां लिख लेता, और उसका पावर जो भी है डायमेंशन में वो लिख देता मैं। अब नेक्स्ट यहां पर देखोगे क्या करना है, तो ये 100 है, इसको छोड़ दो। अब यहां पर 1 kg हमारा यूनिट नहीं है, मुझे 10 kg को एक यूनिट यहां पर लिया गया है, तो मैं इसका कोशिश करूंगा कि इसमें 10 लाने का। तो यहां देखोगे 10 से मैं मल्टीप्लाई कर दिया इंटू 1 kg, और डिवाइडेड बाई, ये 10 से डिवाइड भी कर दिया, कोई दिक्कत। फिर देखो इसी तरह से इसमें 20 चाहिए, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब बाई 20 से डिवाइड भी कर दिया। और यहां पर 5 चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 5 से डिवाइड भी कर दिया, जो पावर है मैं लिख दिया यहां पर। नेक्स्ट, अब मैं क्या करूंगा, इसको सोल्व कर दूंगा। तो यहां पर देखोगे 100 का 100 ही छोड़ूंगा, इतना को, ये देखो 10 kg को यहां पर 1 यूनिट लिया गया है, यानी इतना को पूरा मैं 1 यूनिट लूंगा, तो इसके जगह पर मैं 1 लिख दूंगा। उसी तरह से यहाँ 20 मीटर को 1 यूनिट लिया गया, तो इतना के जगह पर मैं 1 लिख दूंगा। उसी तरह से यहाँ पर 5 को 1 यूनिट लिया गया, तो यहाँ पर 5 के जगह पर 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पर मेरा निकल करके आ रहा है 1/10 इंटू 1/20 का होल स्क्वायर इंटू 1/5 का पावर -2। और यहाँ पर अगर बात करें तो 1 0 तो कैंसिल हो गया, तो 10 और ये निकल करके आ रहा है 400 इंटू, इसको ऊपर कर दो तो 25, ऐसे निकल चुका है। अब यहां पर देख सकते हो 0 0 कैंसिल कर दिया, और इसको डिवाइड करके लिखूंगा तो 5/8, ये आपका इतना यूनिट निकल चुका है न्यू सिस्टम में। तो ऐसे आप इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हो। इसी तरह से एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, बना करके देख सकते हो। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट मास ऑफ mass is a kg, unit of length is b meter, and unit of time is c second. Then find the value of 1 calorie in न्यू सिस्टम। ये कह रहा है कि अगर नए सिस्टम में मास का यूनिट को केजी लिया गया है और लेंथ का यूनिट को बी मीटर लिया गया है, ए केजी यहां लिया गया और वहां पर बी मीटर लिया गया है, और टाइम का यूनिट को सी सेकेंड लिया गया है, तो कह रहा है कि इस नए सिस्टम में 1 कैलोरी का वैल्यू कितना होगा। तो ध्यान से देखोगे यहां पर 1 कैलोरी इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या लिख सकता हूं, 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। अब यहां पर जैसा कि जूल है, जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का, तो एनर्जी तो मैं यहां डायमेंशन लिख ही सकता हूं। तो एनर्जी का होता है mL2T-2, तो एम के जगह पर, जूल के जगह पर यहां पर केजी लिखूंगा, 1 केजी इंटू मीटर, तो यहां पर 1 मीटर लिख सकता हूं का पावर 2, और फिर 1 सेकेंड का पावर कितना, -2, ऐसा लिख सकता हूं। अब नेक्स्ट यहां पर देख सकते हो 4.2 इंटू यहां पर 1 केजी है ना, तो 1 का केजी का वैल्यू यहां पर कितना लिखूंगा, तो इसको यहां ध्यान दो, यहां पर हमको एक केजी को 1 यूनिट लिया गया है, तो यहां पर मैं कोशिश करूंगा ए लाने का, तो मैं ए से मल्टीप्लाई कर दिया 1 केजी ऐसे, तो ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए से डिवाइड भी करना होगा। उसी तरह से यहाँ 1 मीटर को यूनिट नहीं लिया गया है, नए सिस्टम में यहाँ बी मीटर को 1 यूनिट लिया गया है, तो ऊपर में मैं बी से मल्टीप्लाई करूँगा, बी लाने का कोशिश कर रहा हूँ,
और डिवाइडेड बाई बी से डिवाइड भी करना होगा। उसी तरह से इसमें सेकेंड का यूनिट को सी लिया गया है, तो ऊपर में सी लाने का कोशिश करूंगा, तो सी से मल्टीप्लाई कर दो खुद से, इतना सेकेंड, और डिवाइडेड बाय, तो सी से डिवाइड भी करना होगा ताकि ये वैल्यू चेंज ना हो, जैसा है वैसा ही वैल्यू है, अलग से मैं कुछ नहीं किया हूँ, फिर से कैंसिल कर दूंगा तो ऊपर वाला जो वैल्यू है वही आ जाएगा, यानी मैं कोई चेंजिंग नहीं किया हूँ, लेकिन अपने फॉर्म में ले आया हूँ इसको। अब देखोगे 4.2, अब यहाँ पर बोला गया है कि 1 kg, तो 1 kg को यहाँ पर 1 यूनिट माना गया है मास का, तो 1 kg को जब पर 1 लिख दूंगा मैं, तो 1/a हो गया। इसी तरह से यहाँ b मीटर को 1 लेना होगा, 1/b², और वहाँ पर ये c सेकेंड को 1 लेना होगा, तो 1/c का पावर -2, दिस इज। अब यहाँ पर देख सकते हो 4.2/a इंटू बी, और ये पावर ऊपर चला जाएगा c², यानी ये निकल के आ गया 4.2 c²/ab², दिस इज, ये आपका निकल रहा है 1 कैलोरी, ऐसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय, यहां पर ट्रैवलिंग वेव का डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है यहां पर, जैसे डिस्प्लेसमेंट यहां पर दिया है y = a sin bt, ऐसा देख सकते हो, यानी y डिस्प्लेसमेंट यहां दिया गया है a × sin bt, ये डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलिंग वेव का है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि हियर sin bt = क्या है, डायमेंशनलेस, ये आपका डायमेंशनलेस है, क्योंकि ये साइन और ये थीटा के जगह पर है बीटी, तो साइन थीटा, और हम जानते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वो डायमेंशन 1 होता है, यानी डायमेंशन नहीं होता है, तो इतना का तो डायमेंशन होगा नहीं यहाँ पर, तो जब इसका डायमेंशन होगा ही नहीं, इसका मतलब इसका और इसका दोनों का आपस में डायमेंशन इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं कर दिया a = y, और y यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका लेंथ हो जाएगा, तो इस तरह से a का डायमेंशन निकल चुका है। नेक्स्ट, अब मैं यहां पर साइन थीटा में बात करूंगा, तो हियर इन साइन बीटी, यहां पर देख सकते हो साइन बीटी में ये जो वैल्यू है वो थीटा के जगह पर है, तो यहां पर इसका यूज करूंगा बी, हियर बीटी = क्या, एंगल, यानी थीटा, तो बीटी अगर एंगल है तो मैं यहां से इसका बात कर लेता हूं, तो यहां b = निकाल सकता हूं θ/t, और थीटा तो यहाँ एंगल है, डायमेंशन लेस होता है, और टी का टी, तो ऊपर कर दिया, तो ये निकल चुका है आपका t-, यानी b = निकल जाएगा t-1, यानी यहाँ पर a और b दोनों का मैं डायमेंशन निकाल चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रैवलिंग वेव इज गिवन बाय, ट्रैवलिंग वेव का मैं इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, y = c1 cos c2t + k × x, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ C1, C2 एंड K, ये तीनों का डायमेंशन मुझे निकालना है, और यहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और x भी डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, और यहाँ पर t टाइम है, यानी कि x, यहाँ x और y डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है, दिस इज, ऐसा है। तो नेक्स्ट बात करेंगे, अब यहाँ पर इसको मैं सोल्व कर रहा हूं, तो सिंस हियर ये देखो cos c2t + kx, इतना इक्वल टू मैं लिख सकता हूं डायमेंशनलेस,
इतना तो डायमेंशन लेस होता है, यानी इसका तो डायमेंशन होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है, तो इसका ये C1 का डायमेंशन और इसका दोनों का आपस में डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं C1 इक्वल टू वाई, और वाई का डायमेंशन होता है L। यहां से C1 का डायमेंशन निकल चुका है। ऑल्सो इसमें आप देख सकते हो इन cos C2t प्लस kx, यहां पर मैं कह सकता हूं ये कॉस है और ये थीटा के जगह पर है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं C2 इंटू टी के एक्स, दिस इज इक्वल टू थीटा। अब यहां से देख सकते हो ये बारी बारी से, चूंकि ये दोनों को प्लस किया गया है, प्लस किया गया है मीन्स ये दोनों का आपस में डायमेंशन बराबर है, वो इसके इक्वल है डायमेंशन। तो एक बार मैं इसका डायमेंशन इसके इक्वल कर दूंगा, एक बार इसका इसके इक्वल करूंगा, और दोनों को बारी बारी से मैं डायमेंशन निकाल लूंगा। तो हियर C2 इंटू टी इजकल टू थीटा और के एक्स इजकल टू ऑल्सो थीटा। तो यहां से देखो C2 निकालूंगा तो थीटा बाई टी निकलेगा और k इजकल टू हो जाएगा थीटा बाई एक्स। अब मैं इसका डायमेंशन निकाल रहा हूं तो C2 और के, थीटा का तो डायमेंशन होता नहीं, एंगल है, एंगल का डायमेंशन नहीं होता t, और k इजकल टू 1 बाई, यहाँ x लेंथ है तो लेंथ का l लिख दिया। अब यहां से बारी बारी से C2 का डायमेंशन ऊपर निकलेगा, क्या हो जाएगा T1, और k का यहां पर डायमेंशन निकल चुका है l-1। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि C1, C2 और k तीनों का मैं डायमेंशन निकाल दिया। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। आप इसको नोट कर लो। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेशन of a pendulum depends upon time is given by A is equal to A naught e to the power minus bt by m. Then find the dimension of A naught and B. Here T टाइम है, M मास है और A एम्पलीट्यूड है। तो जैसा कि यहां पर देख सकते हो A इजकल टू मैं लिख रहा हूं A नॉट ई टू पावर माइनस बी टी बाई एम। अब ये देख रहे हो यहां पर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो डायमेंशन होता नहीं है, तो ये डायमेंशन लेस है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं A नॉट इजकल टू A, और यहाँ A एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का लेंथ होता है, तो इस तरह से A नॉट का डायमेंशन निकल चुका है। ऑल्सो अब ई टू पावर माइनस बी टी बाई एम, यहां पर देख सकते हो कि ये पूरा डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, और इसका जो पावर है ये भी एक प्योर कांस्टेंट होता है और डायमेंशन लेस होता है। ई टू दी पावर इस पर जो भी होता है वो भी एक क्वांटिटी, प्योर क्वांटिटी होता है, और वो एक डायमेंशन लेस होता है। तो हियर मैं लिख सकता हूं कि माइनस बी टी बाई एम इज इक्वल टू डायमेंशन लेस, यानी कि 1 लिख सकता हूं। तो यहां से मैं b निकाल रहा हूं, तो m बाई टी। अब डायमेंशन लिख दो, तो m डिवाइडेड बाई टी, टी को ऊपर कर लो तो ये निकल करके आ रहा है mt माइनस 1। इस तरह से आपका यूनिट एंड डायमेंशन मैं समाप्त कर चुका हूं, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको कोशिश करूंगा सोल्व करने के लिए। और साथ साथ अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत हो रहा है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। और ध्यान रखो, इसमें यूनिट एंड डायमेंशन मैं आपको इतना सारा पढ़ा दिया हूं कि इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं पढ़ा सकता है, ये इनफ है। अब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं।